गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस। बेटा आज हम बात करने वाले हैं भाई साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के क्रैश कोर्स के डेमो पे। यानी सर ये चैप्टर कैसे होगा, क्या होगा भाई, ये जो आप लोग लिख रहे हैं कि जीत की पूरी रणनीति जो है भाई, ये पूरी रणनीति क्या है सर, किस तरीके से हम चीजों को समझेंगे, एक एक चीज आपको आज के इस क्लास में क्लियर होने वाली है। लेकिन भाई क्लास को शुरू करने से पहले, बिना देर किए हुए यहाँ पे क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, एक बार भाई आप जान रहे हो भाई कि हम लोग कोई भी चीज शुरुआत करते हैं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड शुरुआत करते हैं, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में जय मां सरस्वती लिख के आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई आज का ये जो सेशन है इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई ये केमिस्ट्री नहीं है, ये आपका फायर है। ये केमिस्ट्री नहीं है, ये क्या है, आपका फायर है। पूरा जैसा कि यहां आप देख रहे हो ना, पूरा पेपर यहीं से आएगा सर, पूरा पेपर यहीं से आएगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 जो आपका है, चैप्टर नंबर 1 में आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में जितने भी चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं लिख के कह रहा हूं कि भाई आज के इस सेशन में आपको जो चीज बताई जाएगी वहां से एक क्वेश्चन भी इधर का उधर नहीं होने वाला है। एक भी क्वेश्चन आपका इधर का उधर नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर जो है आपको यहीं से कॉपी पेस्ट मिलेगा। और जिस तरीके से हम चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे हैं उसी तरीके से इस क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 2 लेके चलेंगे, चैप्टर नंबर 3 लेके चलेंगे और चैप्टर नंबर 4 लेके चलेंगे भाई केमिस्ट्री का। उसके बाद आपका फिजिक्स चल ही रहा है, बायो चलेगा एज इट इज। तो आपको बस करना क्या है, आपको डेडिकेशन के साथ, आप पूरे डेडिकेशन के साथ पहली बात तो भाई क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। लेकिन उससे पहले एक बार भाई जितने बच्चे देख रहे हैं सभी जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। और यहां पर हम बात करेंगे बेटा आगे कि सर पूरा चैप्टर सर कैसे पढ़ाएंगे, क्या ऐसे जल्दी जल्दी सारी चीजें चलेंगी? बिल्कुल नहीं, पूरा चैप्टर आपको एकदम मैं बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे एकदम बेसिक से, यानी अगर अभी तक आपने थोड़ा बहुत बस तैयार किया हुआ था, क्योंकि मैं इस पे तो डैम श्योर हूं कि मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी तक आपने कुछ नहीं तैयार किया था। भाई पढ़े हो ये चैप्टर, मैंने खुद 2-2 बार पढ़ा दिया है आप लोगों को, और आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा, कहीं ऑफलाइन करते होगे तो वहां पढ़ा होगा, तो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने। भाई पढ़ी हुई चीजें और अच्छे से और एकदम अच्छे से आपको क्लियर आज हो जाएगी, और इसके बाद ये आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है। सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एक बार थोड़ा सा उस पर भी बात कर लें। तो बेटा इस चैप्टर में 5 महत्वपूर्ण टॉपिकें हैं। कौन कौन सा? सर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, ठीक है, संक्षारण, विकृत गंधिता। ये 5 वो टॉपिक हैं जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं। तो भाई ये सारे टॉपिक्स तो हम पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स के साथ साथ कुछ हम पूरे चैप्टर से कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी हम लोग यहाँ आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो भाई सभी बच्चे देखो, पहली बात तो कॉपी और पेन के साथ तैयार रहेंगे और शुरू से लास्ट तक बने रहना है। आपके लिए भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है। और सभी बच्चे भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने हर एक दोस्त के लिए, क्योंकि बेटा ये अब आपके पास आखिरी मौका है। और क्यों? क्योंकि सर ये जब चीजें हमारी सिस्टमैटिकली तैयार रहेंगी तो भाई हम जानते हैं कि भाई शुभम क्लासेस से स्टेट रैंक 1, महक स्टेट रैंक 2, आदर्श 2025 में, ठीक है, फिर बेटा आपका 2024 में स्टेट रैंक 1 शुभम, और अनुज स्टेट रैंक 6। ये बच्चा बेटा क्रैश कोर्स से जुड़ के अपनी पूरी तैयारी किया था इस बच्चे ने, और आपके पास भी ये अंतिम मौका है। ठीक है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।
केवल यही नहीं बेटा, ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया हुआ है, और इस बार आपकी बारी है, आपको अपना परचम लहराना है, आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो भाई आपको एक दृढ़ संकल्प लेना होगा कि सर अब आज से हमने ये जो नई शुरुआत कर रखी है इसमें अब हम पीछे नहीं हटेंगे। डेली बेसिस पे जैसे हमारा टाइम टेबल रहेगा, जिस दिन जो क्लास रहेगी उसको हम एज इट इज पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी पूरी चीजें नोट करेंगे और एक एक चीज को अपने दिमाग में बैठाएंगे। क्लियर है? यहां पर भाई इसके लिए शुभम क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आया है भाई क्रैश कोर्स 2026, जीरो से एकदम शुरुआत हो रही है। मैंने बोला ना, ये चैप्टर हमने कई बार पढ़ रखा है, लेकिन फिर से यानी एकदम बेसिक से फिर से, क्योंकि देखो साइंस में बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, और ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर सारे पढ़ा रहे हैं। हर साइंस में फिजिक्स के लिए अलग सर हैं, केमिस्ट्री के लिए अलग सर हैं, बायो के लिए भाई आपकी अलग मैम है, तो सब अलग अलग चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो भाई हमारे ऊपर कितना बैडन है, मेरे ऊपर खाली 4 चैप्टर। भाई 4 चैप्टर हम लोग तो भाई कई बार पढ़ सकते हैं। तो हमको क्या करना है, एकदम जीरो से फिर से शुरुआत करनी है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनका ये रिवीजन हो रहा है, और जो नहीं पढ़े हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं वो तैयार कर रहे हैं, और जो एकदम नहीं पढ़े हैं बेटा वो इस चीज में क्या करने वाले हैं, वो अपनी शुरुआत में 4 चांद लगाने वाले हैं कि सर मैं अभी से भी पढ़ के जो बच्चे मार्च अप्रैल से पढ़ रहे थे मैं उनकी बराबरी कर सकता हूं। तो यही मन में ठानना है और चीजों को शुरुआत करना। भाई इस क्रैश कोर्स की फीस आपके लिए मात्र 999 रुपए है, जिसमें आप अभी से लेके बेटा एग्जाम के आखिरी दिन तक, ऐसा नहीं है कि ये 999 में आपको खाली केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा साइंस में, नहीं, ये 999 में आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और अभी से एग्जाम तक में के लिए ये पूरा आपका फ्री है। क्योंकि जैसे ही आप इसमें जुड़ोगे, आपको भाई जुड़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड कर लो शुभम क्लासेस ऐप, उसी ऐप को जिसको 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड करोगे, पेमेंट करके 7084817009 पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा। या फिर बैच से जुड़ने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आपको क्या करना है, सर इस नंबर पे आप 24/7 यानी कभी भी, हफ्ते में किसी भी दिन कभी भी आप कॉल करके आप अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हो। और अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो बेटा, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आपको जुड़ जाना है। चलिए भाई आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से भाई आपको बता दिया जाए कि भाई 14 सितंबर शाम 7 बजे बुकलेट की लॉन्चिंग है, और बुकलेट के लॉन्चिंग के साथ टॉपर के साथ आप भाई लाइव बातचीत कर सकते हैं, और साथ ही साथ शुभम सर का बर्थडे भी है तो उस बर्थडे को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर भाई आप लोगों के लिए एक और प्लस पॉइंट है कि अगर आप वाराणसी से हो, ठीक है, अगर आप वाराणसी से हो तो भाई वाराणसी वाले बच्चों के पास एक बहुत सुनहरा मौका है। आप चाहो तो भाई इन टॉपर से लाइव की जगह डायरेक्ट भी मिल सकते हो, जिसके लिए अगर आप बनारस में कहाँ से हो, कैसे आप आओगे, किस तरीके से आओगे, उसका पूरा डिटेल आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, शुभम क्लासेस के ऑफिशियल नंबर पे, किस पे सर, 7084817009 पे। ठीक है, 7084817009, ये जो आपका ऑफिशियल नंबर है, इसी पे आपको क्या कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है कि सर मैं बनारस में यहाँ से हूँ, मेरी ये लोकेलिटी है और मैं आना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे आना है, क्यों आना है, कब आना है और किस तरीके से आना है, कितने बजे आना है, ये सारा डिटेल वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा आपको। तो अगर जो बच्चे इच्छुक हैं कि सर मैं इन टॉपर्स के साथ डायरेक्ट मिलना चाहता हूं, क्योंकि भाई और टॉपर्स के साथ साथ शुभम सर का बर्थडे भी डायरेक्ट उनके साथ मनाना चाहता हूं, तो वो सारे बच्चे लाइव आ सकते हैं। कब? 14 सितंबर को। कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे अपना पूरा डिटेल कर देंगे कि सर मैं बनारस में यहाँ से हूँ, मुझे आना है, आ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं भाई हमारा ये जो चैप्टर है। सर चैप्टर कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया
एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें हमें पढ़ना क्या है? तो सर रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और उनको समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, यही चीजें हमारे इस चैप्टर में हैं। तो परिचय से अगर हम बात करें तो एकदम देखो, मैंने बोला एकदम बेसिक से चलने वाले हैं हम लोग। तो भाई देखिए, परिचय में आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे आसपास, ठीक है बेटा, हमारे आसपास जो हमें घटनाएं दिखाई दे रही होती हैं, हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे समझेंगे, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन, हम अपने आसपास जो परिवर्तन देखते हैं, जो परिवर्तन फील करते हैं, ठीक है, पहले तो भाई हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि भाई हम लोग चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, हम लोग चारों तरफ से केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं। तो सर हमारे आसपास जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है वो दो प्रकार का होता है। हमारे आसपास जो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है सर वो दो प्रकार का होता है। सर कौन कौन सा परिवर्तन? तो एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, भौतिक परिवर्तन, और बेटा दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भाई हमें अपने आसपास ये दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कौन सा? सर भौतिक परिवर्तन, और सर दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा एक बार आप पहले कमेंट करोगे, क्या आप इन दोनों को अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो, मैंने भी बता रखा है, आपने भी पढ़ रखा है। सर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सर ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम वापस ला सकते हैं, जिन्हें फिर से बदला जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, सर ये एक बार हो जाए तो इसे हम दोबारा बदल नहीं सकते हैं, दोबारा वापस नहीं ला सकते हैं, दोबारा इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये जो हमारा भौतिक परिवर्तन है ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अब जो बच्चे देख रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? क्योंकि भाई देखिए, जब तक चीजें हमको नहीं क्लियर होंगी हमें बात नहीं समझ में आएगा। तो भाई यहां पर याद रखिएगा, भाई कमेंट आपको करते रहना है कि सर जो हमारा भौतिक परिवर्तन है ना सर ये कैसा होता है? सर ये उत्क्रमणीय होता है, ठीक है, सर ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, सर ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और सर जो रासायनिक परिवर्तन होता है हमारा, सर ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। ये कैसा होता है सर? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। कौन? रासायनिक, जो रासायनिक परिवर्तन है सर वो अनुत्क्रमणीय होता है, और जो भौतिक परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। वो कैसा परिवर्तन होता है बेटा? उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसमें किसी को कोई समस्या है? क्लियर है? सर उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय किसे कहते हैं?
सर उत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिन्हें वापस प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप ऐसे समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं। उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? वे परिवर्तन जिन्हें हम दोबारा या वापस, दोबारा की जगह वापस कर लेते हैं, जिन्हें हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। सर ऐसे परिवर्तन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, वापस प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और ये उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन होता है? सर जितने भी भौतिक परिवर्तन हैं सब उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं इसका लिख लूं तो सर जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ बनना। तो सर पानी को, जल को जमा देंगे, सर वो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को पुनः पिघला देंगे तो उसे हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, जल बना सकते हैं। सर ये कौन सा परिवर्तन है? सर ये भौतिक परिवर्तन है। सर कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर यह आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार रिप्लाई करेंगे कि सर ये भौतिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन एकदम अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? तो भाई सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, लाइक और शेयर, और शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि मैंने बोला हम यहां पर किस तरीके से चीजों को लेके चलने वाले हैं। एकदम बेसिक से चीजें आपके सामने मैं डिलीवर करूंगा, और आपको उन चीजों को अपने तरफ कलेक्ट करके रखना है, अपने पास एकत्रित करके रखना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सर उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? तो आप उत्क्रमणीय परिवर्तन लिख लेंगे क्या? सर वे परिवर्तन जिन्हें वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे वे परिवर्तन जिन्हें हम वापस या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन बेटा जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उन परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, दोबारा पा नहीं सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन हो जाएगा। क्या आप बताओ, कमेंट करो जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सर कौन सा वाला कॉमन एग्जाम्पल? दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है? सर ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक बार आप दूध से दही बना लोगे तो दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते हो। तो आप यहां लिख लोगे क्या? ठीक है, ये तो आपका कॉमन हो गया। ठीक है, देखो दूध से दही का बनना तो कॉमन है, यहीं पे एक और मैं बना दे रहा हूं, ये तो आपको याद भी होगा, दूध से दही का बनना। ठीक है, ये सबको याद है। एक और एग्जाम्पल आप बताओ, एक और कोई एग्जाम्पल बताओ। जैसे सर एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कागज से राख का बनना। ठीक है, एक बार जब हम कागज को जलाकर उसको राख में परिवर्तित कर लेंगे, किसमें परिवर्तित कर लेंगे? राख में परिवर्तित कर लेंगे, तो राख से दोबारा कागज नहीं बनेगा। तो कागज का राख में परिवर्तन। ठीक है, कागज से राख बनना, कागज से राख का निर्माण या कागज को जलाकर
राख बना दिए तो उसको हम फिर दोबारा कागज में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ बेटा? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना तो ये बहुत कॉमन है। एक और याद रख लिया आपने सर, कागज का जलना यानी कागज का राख बनना। जब राख बन जाएगा तो उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब इसके बाद भाई ये इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे चलेंगे। आगे है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। भाई अभी हमने परिवर्तन की बात कर ली, अब हमें बात करनी है सर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहां आप लिखोगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? जब पदार्थ, ऐसे लिखते हैं, जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है सर? पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। सर कैसे, क्या, क्यों, अभी वो हम सारी चीजें देखेंगे। और एक पॉइंट यहीं पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं तथा जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है और जो भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये बात याद रखनी है, याद भी है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई? एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, अपनी चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। सर रासायनिक अभिक्रिया की बात हो गई, तो अब हम बात करेंगे सर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जो अभिक्रिया है उसी को सिंबल के रूप में दर्शा देना
हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। तो उसी चीज को भाई यहाँ पे मैंने लिख लिया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करना यानी दर्शाना रासायनिक समीकरण कहते हैं। दर्शाने को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व के पदार्थ को अभिकारक यानी जो पहले लिखा जाता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद के पदार्थ को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। यहीं पे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझाऊं कि सर कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, तो आप कहोगे कि सर क्या ये छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, ये तो मुझे पता है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर ये वन शॉट है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को एकदम डिटेल में एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि जिन बच्चों को नहीं भी पता है उनको भी चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाए। क्लियर है? तो सर जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखा, C+O2 और अभिक्रिया ये दोनों आपस में करके क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना लिया इन्होंने? सर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। तो इसमें ये जो पूर्व का पदार्थ है, ये जो पदार्थ है, ये दोनों, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सर इन दोनों को अभिकारक कहते हैं। यानी एरो के पहले, तीर के पहले जो लिखा हुआ है वो हमारा बेटा अभिकारक होता है, और जो तीर के बाद लिखा हुआ होता है सर उसे हम क्या कहते हैं? सर उसे उत्पाद कहते हैं। ये अभिकारक और ये आपका क्या हो गया? उत्पाद हो गया। यहां तक चीजें क्लियर है? और ये देख रहे हो कि ये संतुलित भी है। देखो समीकरण संतुलित होना, देखो एक कार्बन सॉरी, एक कार्बन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, एक कार्बन इधर है, दो ऑक्सीजन इधर है, दोनों तरफ बराबर है, तो ये संतुलित है। और अगर संतुलित नहीं होता है तो हमें समीकरण को क्या करना होता है? संतुलित करना होता है। और समीकरण को संतुलित करना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार 4 नंबर या 6 नंबर में डायरेक्ट 4 नंबर में आया है तो 4 समीकरण दे दिया है, और 6 नंबर में आया हुआ है तो 6 समीकरण दे दिया है। 6 समीकरण लिख दिया और बोल दिया इनको संतुलित करिए, इनको बैलेंस करिए। तो आपको बैलेंस करने आना चाहिए। तो सर कैसे हम बैलेंस करते हैं, कैसे रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है? ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए सर। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। तो सर संतुलित करने से पहले हमें ये बता दीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? भाई आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मुझे मालूम है कि जितने बच्चे देख रहे हैं सबको मालूम है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पता है, एकदम जीरो से चल रहे हैं, तो हम उसको भी लिखेंगे कि सर वे समीकरण, वे ऐसे लिख लेंगे, वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण
तो सर रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। अगर उन सभी तत्वों की संख्या बराबर है तो हम कहेंगे कि ये कैसे समीकरण है? ये संतुलित समीकरण है। बात समझ में आ गई? भाई एक बार फिर से भाई आपको वही कि भाई सेशन को लाइक और शेयर करना है। और भाई लाइक का टारगेट मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप लोगों को आज के सेशन का जो लाइक का टारगेट है वो 500 प्लस लेके जाना है। सेशन कितना लाइक होना चाहिए? मिनिमम 500 प्लस लाइक आज का सेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो आप कर सकते हो मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से चीज़ें एकदम सिस्टमैटिकली चाहते हो तो भाई लाइक का बटन तो आपको दबाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि भाई कितने अच्छे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई सर चीज़ों को इसी तरीके से लेके चला जाए एकदम सिस्टमैटिकली। क्लियर है? अच्छा, अब सर समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो हम उसे संतुलित कैसे करते हैं? तो देखो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसको, एक लाइन में आपको समझाता हूं। क्या एक लाइन में यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूं, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि समीकरण को संतुलित करने के लिए हम अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित तत्व या यौगिक में किसी ऐसे पूर्णांक से गुणा करते हैं जिससे कि उनकी संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए। बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं करना है भाई। जो तत्व या यौगिक दिए हैं उसमें हमें क्या करना होता है? किसी संख्या से थोड़ा सा सोचकर किसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि क्या हो, उन दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ चीजें क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेकिन गुणा करते समय जो हमें बात सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, नोट में इस चीज को लिखेंगे आप लोग कि ऐसे लिख लेते हैं, समीकरण को संतुलित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि समीकरण में उपस्थित फॉर्मूले में, जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, फॉर्मूले में कोई
परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप नोट में याद रखेंगे। सर जब हम समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका फॉर्मूला दिया हुआ है उस फॉर्मूले में, उस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, या आप इसी को चाहो तो भाई हिंदी में भी लिख सकते हो, जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, या जिसको हम भाई और क्या कहते हैं सर, जो सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सर कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। आइए यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। एकदम सिस्टमैटिकली एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो हमसे कहा, हमको स्टेटमेंट में लिख दिया कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर जल प्राप्त होता है। तो अब इसको जल प्राप्त होता है, इसको समीकरण के रूप में लिखो तथा संतुलित करो। तो बहुत आसान है, मैं जानता हूं, बट आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं कि भाई एक बार समझे रहोगे, क्योंकि ये बैलेंस करना आता है पेपर में। तो कोई भी अभिक्रिया दिया रहेगा उसे आप आराम से बैलेंस कर ले जाओगे। ठीक है, जैसे संतुलित करो, ठीक है, तो आइए करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 प्लस, ऑक्सीजन को हम लोग लिखते हैं O2, और जल का फॉर्मूला होता है H2O। ये हम जानते हैं सर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जल हो गया। तो सर इसे संतुलित करना है, तो हम अगर यहाँ पर क्या कर दें, ऐसे देखो सर, क्या है सर, हाइड्रोजन है प्लस जल है, सॉरी हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, जो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इसे संतुलित करना है, तो ये नहीं, अच्छा इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, सर ने बोला था कि कोई नंबर से गुणा कर देना है, कोई नंबर लगा देना है, तो आपने 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 यहाँ पर लगा दिए, तो सर चीजें तो बराबर हो जाएंगी। लेकिन अब ये जो बन गया, ये 2 लगाने के बाद ये जो बन गया, ये आपका बेटा जल नहीं है। इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो हमें जल बनाना था, ना कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इसलिए ये जो तरीका है संतुलित करने का, ये वाला जो तरीका हुआ हमारा इस समीकरण को संतुलित करने का, ये हमारा पूरी तरीके से क्या है भाई सर, ये पूरी तरीके से गलत है।
ये जो हमारा समीकरण को संतुलित करने का तरीका हुआ कि सर इधर हम 2 लगा देते हैं तो समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे संतुलित करते हो तो याद रखिएगा कि सर ये क्या है, ये हमारा गलत तरीका है। हमें ऐसे संतुलित नहीं करना होता है। हमें कैसे संतुलित करना है सर, सही तरीका क्या होगा? तो सही तरीका भाई एकदम सिंपल सा यहां लिख दे रहा हूं। देखिए सर, यहाँ हाइड्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे और अभिक्रिया के बाद मुझे पता है कि ये जल बना रहा है, तो जल का फॉर्मूला H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो H2O लिखा। अब संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया और ये हमारा संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो गया, जो कि सही होगा। बात समझ में आ गया? समीकरण कैसे संतुलित करते हैं भाई, चीजें दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है और उस मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना है कि सर फॉर्मूले में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए, तब वो हमारा समीकरण संतुलित होगा। क्लियर है? बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। तो भाई एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए यहाँ पे रिप्लाई करेंगे कि यहाँ तक की चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे चलने से पहले यहाँ पर हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं? तो सर रासायनिक अभिक्रियाओं के भाई प्रकार तो बहुत हैं, जो हमें पढ़ने हैं उसमें कितना पढ़ना है? तो सर ये 6 कम से कम हमें याद होना चाहिए, जिसमें से 5 तो ज़्यादा, मतलब 6 पूछा जाता है। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट है। ये 6 प्रकार तो हमें पता होने चाहिए। कौन कौन सा? सर संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मुझे 110% क्लियर है, मुझे जो है 110% इस बात का भरोसा है कि भाई जितने बच्चे देख रहे हैं सबको ये अभिक्रियाएं पहले से बहुत अच्छे से क्लियर है ना? तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा भाई, चीज़ें आप जानते हो, बस हम एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम्पल से समझेंगे तो सर डिफिनीशन, इसीलिए मैंने देखो डिफिनीशन पहले से लिखवा रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी को इनके बारे में पहले से नॉलेज है। तो सर हम किस चीज़ पे खाली बात कर लें, इनके डिफिनीशन लिख के इनका एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। तो सर वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब वो पदार्थ तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, यानी एक उत्पाद बनाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। अगर मैं इस अभिक्रिया का फॉर्मेट लिखूं, ठीक है, मैं इस अभिक्रिया का फॉर्मेट लिखूं तो ये अभिक्रिया कैसे होगी? तो देखिए ए और बी आपस में अभिक्रिया किया और सी बना लिया। तो सर ये जो ए और बी आपस में अभिक्रिया करके सी का निर्माण कर रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सर ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ, देखिएगा, ये जो है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में कुछ इस तरीके से चीजें हमको समझ में आती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो भाई एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण कर रहा है, हो गया, संतुलित नहीं है, यहाँ 2 लगाओ, यहाँ 3 लगाओ, समीकरण संतुलित हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन, जहां 2 मिलकर एक का निर्माण करते हैं, जहां 2 मिलकर क्या करेंगे? एक उत्पाद बना रहे होंगे, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए उसी तरीके से दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तो सर वियोजन अभिक्रिया में कहा क्या होता है? सर वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर सर 2 से मिलकर एक का निर्माण होता है, सॉरी 1 से 2 या 2 से अधिक का निर्माण होता है, कुछ ऐसे। एक होगा
जो दो उत्पाद बना रहा होगा बी और एक से दो या दो से अधिक का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं सर? ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वियोजित होना, टूट जाना। वियोजित मतलब टूट जाना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से, किससे? बाह्य कारकों के प्रभाव से अपने अवयवी तत्व या लघु यौगिक यानी छोटे यौगिक में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत द्वारा संपन्न होती है। यानी यहाँ पे तीन प्रकार की अभिक्रिया हो गई: विद्युत अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रियाएं, देखो भाई यहाँ पे आपको लिखवा रखा मैंने ऊष्मीय अपघटन, जहां पर हम ऊष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे, हीट देंगे, तब अपघटन होगा। तो उस अपघटन को हम क्या कहते हैं सर? उस अपघटन को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। उस अपघटन को क्या कहेंगे सर? ऊष्मीय अपघटन कहेंगे। देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मीय अपघटन देंगे, गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? टूट जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या ये समीकरण संतुलित है। देख लीजिए सर, एक Ca इधर है, एक Ca इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तीन ऑक्सीजन इधर है, एक और दो, तीन ऑक्सीजन इधर भी है। समीकरण संतुलित है तो बराबर है। क्लियर है भाई? लाइक और शेयर करते रहेंगे। लाइक और शेयर के साथ प्रकाशीय अपघटन की बात करूंगा बेटा। तो सर प्रकाशीय अपघटन में क्या होगा सर? कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में, यानी फोटोलिसिस जब कराते हैं हम उनका, ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ही अपघटित हो जाती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ही उनका क्या होता है? अपघटन प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब इसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं, तब ये प्रकाश अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखो, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इस पे सूर्य का प्रकाश डाला जाएगा तो 2Ag और Cl2 में टूट जाएगा। क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं सर। इधर देखिए 2 ठो Ag है, इधर 2 ठो क्लोरीन है, लेकिन इधर एक Ag और एक Cl दिया हुआ है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे सर? यहाँ पर 2 लगा देंगे, और जैसे ही आप 2 लगाओगे ये समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। हम यहीं पर ये भी प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं कि सर हमारा समीकरण संतुलित कैसे हो रहा है। आइए आगे चलते हैं भाई। अगला है विद्युत अपघटन के द्वारा। सर विद्युत अपघटन में क्या है सर? विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर जो अपघटन होगा उस अपघटन को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर, क्या करने पर? विद्युत प्रवाहित करने पर ये दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाते हैं। जैसे जल, जल में जब हम विद्युत प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या करना है? विद्युत अपघटन करा रहे हैं। तो विद्युत करेंगे तो 2 H2O से H2 और O2 में टूट जाएगा। ठीक है, ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी आप एग्जाम्पल में, अगर पेपर में आया कि विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल दीजिए तो आप जल का दिखा दोगे कि सर जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। क्या ये समीकरण संतुलित लिखा हुआ है? जी सर, बिल्कुल संतुलित समीकरण है। देखिए 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी सारी चीजें A to Z एकदम बराबर है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लेके आपको चलना है कि सर सारी चीजें हमारी क्लियर हो। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में तो आप भाई बहुत अच्छे से जानते हो। सर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? सर वे रासायनिक अभिक्रिया, देखो इसमें कुछ ऐसा होता है सर, A होगा BC के साथ अभिक्रिया करके AC प्लस B का निर्माण करेगा। इसमें क्या होता है सर? इसमें कुछ इस प्रकार की अभिक्रियाएं हमको देखने को मिलती है।
तो विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जिनमें एक क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। भाई जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, वो क्या करेगा, वो कमजोर को अपने उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह को खुद हासिल कर लेगा। कि भाई पहला पोजीशन मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अपने से कमजोरों को हटाना है। हटाने का मतलब क्या है, उनको एग्जाम नहीं देने देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हटाने का मतलब क्या है, सर हम उनसे ज्यादा मेहनत करेंगे और फर्स्ट रैंक जो है हम खुद लेके आएंगे। तो उसके लिए यहां पर आ जाओ भाई, एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल आपका जैसे एग्जाम्पल में ये देख लो, जैसे जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो सर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो जिंक हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह पे जुड़ गया। क्या ये समीकरण संतुलित है? जी सर बिल्कुल संतुलित है। एक जिंक है, एक जिंक है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है, सारी चीजें एकदम बराबर है। क्या है, एकदम बराबर है। तो यहाँ पे क्लियर विस्थापन। दूसरा होता है सर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब मैं उसके जगह पर चला गया, वो मेरे जगह पर आ गया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिक के आयन या मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बेटा याद रखिएगा, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया तो कहा ही जाता है। उभय अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, या क्वेश्चन पूछा गया है कि आयनों के विनिमय के द्वारा, आयनों के विनिमय के द्वारा जो अपघटन होता है उसे बताइए। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहां पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ढेर सारा है, किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे हम लोग सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं बेरियम क्लोराइड, BaCl2 की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ कराते हैं। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो क्या बनता है सर, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या ये समीकरण संतुलित है? नहीं सर। क्या करेंगे, करेंगे, कैसे करेंगे सर, 2Na 2Cl ज़्यादा है तो यहाँ पर सर बस 2 लगा दो, समीकरण संतुलित हो गया। तो ये हमारा संतुलित समीकरण है। एकदम आप आराम से एकदम चीज़ों को क्लियर कर लोगे कि भाई कब संतुलित है, कब संतुलित नहीं। आइए अगला है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया जिसे हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है, उसी हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। टोटल 4 चीज़ें हमको यहाँ पर देखनी होती हैं, उन चारों चीज़ों को इस चार्ट से आपको मैं क्लियर करा दूंगा। क्या, के आधार पर, के आधार पर, किसके आधार पर अभी बात करूंगा। क्या चीज, ऑक्सीकरण के आधार पर, ऑक्सीकरण, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण बोलिए या उपचयन बोलिए, दोनों एक ही चीज है। के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक और
अपचायक। ये चार चीजें हमको इस अभिक्रिया में याद रखनी है। किसके 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 आधार पर? तो सर चार आधार में हमारा आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखो आपको सामान्यतः इन्हीं दोनों पर बात करनी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, लेकिन टोटल चार हैं जिसको आप 11 में अच्छे से पढ़ोगे। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या, और यहां पर क्या? ऑक्सीकरण संख्या। तो सर क्या क्या होंगी भाई इसमें, क्या क्या चीजें होंगी? तो आ जाओ देखो। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन जुड़ता है। अपचयन कब होगा? जब निकलता है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, यानी निकलता है, तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि उसका अपचयन हो रहा है। सेम ऑक्सीकरण संख्या, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है किसी तत्व का, तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और अगर ऑक्सीकरण संख्या घटता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और ऑक्सीकारक और अपचायक की बात करेंगे तो ऑक्सीकारक आपका सेम होता है इसके लिए, ऑक्सीकारक और अपचायक की बात अगर हम करते हैं, ये बेटा एकदम सेम टू सेम हो जाएगा। किसके लिए? देखिए ऑक्सीकारक में ये वाला प्रोसीजर सेम रहेगा और अपचायक में ये वाला। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप तो बहुत बढ़िया काम किए, एक ही बार में चीज़ें लिख दिए, हमको तो दो दो बार लिखना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, आपको इसको पूरा अच्छे से बनाना है तो आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं। ऑक्सीकारक और अपचायक किसे कहते हैं, अभी हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सर ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज़, सर ये ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। ठीक है, तो सर यहाँ पर एक चीज़ पहले समझ लो फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, नहीं तो आप कहोगे कि सर नहीं समझ में आया। कि ऑक्सीकरण और अपचयन समझना है, स्टेटमेंट लिखवाता बहुत लंबा हो जाता चारों के आधार पर, किसी दो पे लिखवाता तो फिर आप लोग अगर कहीं और ज़्यादा पढ़ लेते तो कहते सर हमारे कोचिंग में 4 लिखवाया गया, हमारे में 3 लिखवाया गया, आप 2 लिखवाए। इसीलिए उसको थोड़ा सा आराम से एक चार्ट के रूप में आपको दे दिया कि आपको समझने में आसानी हो
कि अगर हम ऑक्सीजन के आधार पर कोई आपसे ऑक्सीकरण पूछता है, ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन जब ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण जब हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन जब हाइड्रोजन जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपचयन जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ऑक्सीकरण जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है, ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अपचयन जब ऑक्सीकरण संख्या घटता है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। सर ये ऑक्सीकारक और अपचायक क्या है, तो इसी को यहां पर देख लेंगे, किसको, ऑक्सीकारक और अपचायक को। सर ऑक्सीकारक ठीक है, ठीक है, तो आप लिखेंगे वे पदार्थ जो जो खुद अपचयित होकर दूसरे को ऑक्सीकृत करता है ऑक्सीकारक कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। दूसरा, सर अपचायक किसे कहते हैं, अपचायक, सर अपचायक किसे कहते हैं, तो इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, वे पदार्थ जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे को अपचयित करता है, अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। यहीं पे हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। सर रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया है, तो आप इसमें लिखोगे वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहीं पर मैं एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है, यहीं पे एग्जाम्पल दे देता हूं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस आप ऐसे समझिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन
अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, इस अभिक्रिया में ध्यान क्या देना है। तो देखिए कार्बन पहले अकेले था, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो गया है। इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो रहा है सर, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है सर, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और सर ये जो ऑक्सीजन है, तो सर इसका क्या होगा, अब एक का ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो दूसरे का अपने आप क्या होगा सर, अपचयन होगा। क्या हो रहा है सर, इसका अपचयन हो रहा होता है। यहीं पर एक बात याद रखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होता है, यहाँ देखो आपने लिखा वे पदार्थ जो खुद ऑक्सीकृत होकर दूसरे को अपचयित करता है, यानी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और जिसका अपचयन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जिसका अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक कहलाता है। क्लियर है? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रिप्लाई करिए। ठीक, भाई यहां तक चीजें एकदम आपको क्लियर हो गई होंगी। एक बार भाई सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे। भाई 500 लाइक का मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, आपको उस टारगेट को पूरा करना है भाई आज के इस सेशन में, और कोशिश करना है कि सर ये टारगेट 1000 तक पहुंचे। बट मिनिमम 500 लाइक तो भाई आपको आज के इस सेशन में करना ही है, कि अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को चाहते हो सिस्टमैटिकली, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक का, हर चैप्टर का पॉइंट टू पॉइंट क्लियरेशन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बेटा। आगे था ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है सर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिन क्रियाओं के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आप कहोगे सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण वो भी बता दीजिए कि सर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। ठीक है, तो भाई ढेर सारे उदाहरण हैं। ठीक है, ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जो प्रकृति में गैस पाई जाती है उनका दहन। प्राकृतिक गैस का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन और जल बनाता है, यहाँ पर ऊष्मा जो है रिलीज होती है। क्लियर है? समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक है, क्या बनाता है, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक को सही करेंगे। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, समीकरण संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 कार्बन हो गया। यहाँ लिख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा उत्पन्न करता है। और सेम दूसरा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जो हम सांस लेते हैं वो भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्माशोषी, तो सर वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2O को ऊष्मा दिए, वो H2O, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई,
मर्क्यूरी ऑक्साइड, ये HgO है। क्या है? HgO। मरकरी ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो वो आपका किस में टूट जाता है? मरकरी, यानी Hg और O2 में, मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो भाई इसको उष्मा देने पर ये मरकरी और ऑक्सीजन में टूट रहा है। प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, वो भी उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। उसमें उष्मा का अवशोषण करते हैं और फिर वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे। भाई आगे ये टॉपिक आपके पेपर में कई बार आया हुआ है और आप इससे बहुत भली भांति परिचित हैं कि सर संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण यानी लोहे में जंग का लगना। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में, कई बार आया हुआ है। तो भाई इसको हम इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे। डिफिनीशन है पूरा, याद रखेंगे। क्या? कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वो संक्षरित होती है। क्या होने लगती है? संक्षरित होने लगती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के एग्जाम्पल में क्या क्या है? तो ढेर सारे हैं, जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा एक यौगिक जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3xH2O, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट बनाता है। इसे हम जंग लगना कहते हैं। यहाँ पर लाल भूरे रंग का होता है तथा लोहे पर धातु धीरे धीरे चूर्ण के रूप में बदलने लगते हैं और लोहे की ऊपरी परत समाप्त हो जाती है तथा यह प्रक्रिया कंटिन्यू ऐसे ही चल रही होती है। भाई देखिए, ये संक्षारण पुराना टॉपिक है, पढ़ा हुआ टॉपिक है, याद करने वाली चीजें हैं। तो संक्षारण हो चाहे विकृत गंधिता हो, संक्षारण हो चाहे विकृत गंधिता हो, दोनों को आपको याद रखना है। दोनों ही आपके क्या हैं? इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, दोनों ही आपके इम्पॉर्टेंट है। कई बार 4 नंबर में दोनों को 2-2 नंबर में करके पूछा हुआ है कि संक्षारण किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। सर विकृत गंधिता में क्या होता है? विकृत गंधिता में जो खाद्य पदार्थ है उनका टेस्ट, उनका स्वाद बदल जाता है, उनमें से महक आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो बस वही है, जब तेल तथा वसा यानी प्रकृति में वाष्पशील होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं, तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यह घटना विकृत गंधिता कहलाता है। विकृत गंधिता को बचाने के लिए भाई ढेर सारे उपाय हैं, जैसे खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्र में रख दो, निम्न ताप पर पके हुए खाने को प्रशीतन करना यानी फ्रिज में डाल के रख दो। ठीक है, खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देना। खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सूर्य के संपर्क में बचा कर रखना। आपने देखा होगा, आप जानते हो कि सर खाना ज़्यादा कब खराब होता है? सर ज़्यादा खराब होता है गर्मी के दिनों में। खाना ज़्यादा कब खराब होता है? गर्मी के दिनों में। तो हमें क्या करना है भाई? सूर्य के संपर्क में आने से उसे क्या करना है? बचाना है। क्लियर है? बाकी भाई जितने बच्चे देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करके आज का अपना टारगेट आपको पूरा करना है। आपको 500 लाइक लेके जाना है भाई, और उसको 1000 तक भी पहुंचाना है। बट पहले 500 लाइक आपको तुरंत कर देना है आज के सेशन में। और इसके बाद भाई हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है एमसीक्यू का, कमेंट करोगे आप लोग। CaCO3, अभी जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने मैं ले आया हूं। CaCO3 CaO और CO2 बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? अभी हमने इसको पढ़ा है, कहां पर पढ़ा है सर? अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है सर? ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, हमको सर पता भी है। उसी तरीके से आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, रासायनिक अभिक्रिया, कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट और कॉपर बनाता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन हो रहा है यहाँ पे, विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, सर अपघटन हो रहा है यहाँ पे, या उभय अपघटन हो रहा है? तो हमने बात किया
यहाँ पर देखिए उभय अपघटन मतलब द्विविस्थापन, तो यहाँ द्विविस्थापन नहीं, खाली क्या हो रहा है, आयरन कॉपर को हटा दे रहा है, यानी ये कौन सी अभिक्रिया है सर, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगला Fe2O3 एल्यूमिनियम से Al2O3 बनाता है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसमें भी वही चीज दिख रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को हटा दे रहा है, तो यानी ये कौन सी अभिक्रिया हुई सर, ये भी आपका विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कई बार आपको करा रखा हूं भाई, आप जानते भी हो। अच्छा ये देखिए, ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रासायनिक समीकरण में बेरियम क्लोराइड H2SO4 से बेरियम सल्फेट और HCl बना रहा है, बस वहां पे मैंने सोडियम सल्फेट लिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट लिया हुआ है। बेरियम सल्फेट यहाँ देखो ठोस लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है ठोस, और पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगात्मक, निराकरण, अवक्षेपण और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जहां पर इस तरीके से ब्रैकेट में ठोस लिखा होगा, देखो ये सब जल है, जलीय अवस्था में है, लेकिन यहाँ ठोस और जल, तो जल के साथ अगर ठोस बन रहा है तो ठोस वाली चीजें नीचे जाके बैठ जाती हैं, नीचे जाके बैठ जाती हैं मतलब बिल्कुल सर नीचे जाके बैठ गई, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है सर, यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दी गई अभिक्रिया SO2 2H2S से H2O और 3S में अपचायक है, कौन अपचायक है, तो सर हमें क्या करना है, हमें पता करना है अपचायक पूछ रहा है तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा वही अपचायक होगा। अभी हमने पीछे पढ़ा, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है सर, देखिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन था, अब नहीं है, सल्फर के पास से ऑक्सीजन हट गया, तो सर सल्फर के पास से अगर ऑक्सीजन चला गया तो सर सल्फर का क्या हो रहा है, इसका तो सर अपचयन हो रहा है। और देखो हाइड्रोजन H2 है, अब इसके पास O आ गया, ठीक है, तो सर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सर यहाँ पे अपचायक कौन होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, SO2 H2S में यहाँ पे अपचायक कौन होगा, आप इसको फिर से पूरा देखो और बताओ मुझे जल्दी से कि यहाँ पे इसको आपको कमेंट करना है कि अपचायक यहाँ पर कौन होगा, अपचायक कौन होगा इस वाले क्वेश्चन में। अब सर इसमें तो हमें दो जगह दिख रहा है, अब यहां पर समझिए, देखो इसको कैसे समझना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कैसे, अभी देखिए यहां हाइड्रोजन है, सल्फर है, ये H2S, देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन हट गया, जो हाइड्रोजन था वो हट गया, तो हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो हाइड्रोजन का निकलना अभी मैंने बताया ना क्या कहलाता है सर, ऑक्सीकरण। और यहां वाले SO2 को देखोगे, इस SO2 में ये जो सल्फर में जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है सर, इसका अपचयन हो रहा है, और हमसे पूछा क्या है, अपचायक कौन होगा, तो अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इसमें हमारा अपचायक कौन होगा सर, H2। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, एक बार अप्लाई करेंगे, क्लियर है? यहाँ पे SO2 H2O के साथ अभिक्रिया करके H2O और सल्फर बनाता है, तो इसमें अपचायक कौन है भाई, इसी तरीके से पूछ सकता है इसमें ऑक्सीकारक कौन है, तो हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? यहां पे कौन अपचायक होगा, कौन होगा, तो हम ऐसे, आप कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो अभी पढ़ाया नहीं गया है, आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अभी समझ लो, यहाँ पे इस सल्फर के ऊपर देखिए कितनी इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +4, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा
-2। यहाँ पर H2S में इस पे कितना है सर, इस पे +1 है और इस पे -2 है। इधर सर इस पे +1 है, इस पे -2 है, और इस वाले सल्फर पे कितना है, 0 है। इस वाले सल्फर पर कितना है, 0 है। तो ध्यान दीजिए फिर से, अब समझिएगा। अभी हमने पढ़ा कि देखिए ये -2 है सल्फर पे, -2 से 0 जा रहा है, -2 से क्या जा रहा है, 0। तो -2 से 0 जा रहा है यानी बढ़ रहा है, तो सर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। -2 से 0 गया, बढ़ा है तो ऑक्सीकरण हुआ, उस तरीके से भी समझ लिया। और सर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो उतना ही है, नहीं बदल रहा है। तो सर जिसका ऑक्सीकरण होता है वही हमारा अपचायक होता है। तो भाई यहाँ से भी हमको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि H2S जो है वो हमारा क्या है, अपचायक है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक में किसी बच्चे को कोई समस्या? एकदम क्लियर है। चलिए आइए अब आगे बात करते भाई, थोड़ा सा समीकरणों को संतुलित करना है। ठीक है, यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना है। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहीं पर मैं संतुलित करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 Cl है, तो यहाँ 3 लगाएंगे, 2 हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ 6 लगाएंगे। 6 लगाया, 6 लगाया, यहाँ पर 3 लगा दिया, हाइड्रोजन बराबर 6 क्लोरीन हुआ, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया। सारी चीज़ें देखो हमारी संतुलित हो गई। आपको आगे पीछे जो आ रहा है उसको आपको कर लेना है। देखो Cn 1 है, Cn 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, यहाँ पर 2 लगाया, तो यहाँ 2 लगाया, देखो ये वाला भी संतुलित हो गया। 2K 2K 2Cn 2H SO4 बराबर बराबर हो गया। इसमें आ जाओ, Na 1 है, Na 1 है, कार्बन 2 है, 1 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये पहले से ही बैलेंस है क्या भाई, देख लेते हैं ना। इसमें टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें देखिए 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं, 3 2 5 2 7 हाइड्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसमें 7 हाइड्रोजन है Na। तो भाई हाइड्रोजन को हमको बराबर करना है। हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा लो। देखो सोडियम तो बराबर हो गया, हमको सोचना है संतुलित करने में। हमारा सोडियम बराबर हो गया। अब कार्बन 2 के जगह 4 हो गया, तो सर यहाँ पर 2 लगा दो। कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 5 दूनी 10 2 12, सर बराबर हो गया, सब बराबर हो गया इसमें। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले में आ जाओ। यहाँ देखिए 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को बराबर करने के लिए यहाँ पे आप 6 लगा दिए, तो कार्बन बराबर हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बराबर करना है, तो हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ 6 लगा दिया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 6 18, तो 18 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 लगा दो, 6 दूनी 12 और 6 18, ये भी आपका बराबर हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन आया 4 नंबर के लिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। बस हमें क्या करना है सर, प्रैक्टिस करना है। सेम उसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मुझे पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, CaOH का ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी CO2 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और H2O बनाता है। क्या ये समीकरण संतुलित है सर? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, वहाँ 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, बराबर है। 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, बराबर है। सर ये हमारा संतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है सर, ये पहले से ही संतुलित है बेटा। अच्छा सर दूसरा देखिए, जिंक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट किसे कहते हैं सर, AgNO3। जिंक AgNO3 के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का
ट्वाइस और सिल्वर बनाता है। संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, इसमें आ जाओ। मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 और हाइड्रोजन यानी सर H2 बनाता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, सारा चीज बराबर हो गया। आयरन सर Fe जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 और हाइड्रोजन बनाता है। संतुलित करेंगे तो सर यहाँ 2 लगा दो और 3 यहाँ लगा दो, 3 यहाँ लगा दो, ये हमारा संतुलित हो गया। तो समीकरण को संतुलित करना है, बहुत ही सिंपल काम है जो कि आप यूं ही कर सकते हो। बस क्या होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर हमें कैसे क्या और कब करना है। जब आपको एक बार पता रहेगा तो आप अपने आप सारी चीज़ें कर ले जाओगे। क्लियर है? तो बस यहाँ पे भाई चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्पष्टीकरण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप देख रहे हो पहले वाले में, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। सर ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो सर इसमें भी जुड़ जा रहा है, तो ये भी आपका क्या है सर? ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये आपका कौन सी अभिक्रिया है? तो सर ये हमारा आयनन वियोजन या अपघटन, वियोजन भी लिख सकते हो या वियोजन की जगह अपघटन लिख दो, अपघटन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा? आयनन अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए AgNO3 KCl के साथ अभिक्रिया करके KNO3 AgCl बना रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया है सर? सर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। लास्ट वाला HNO3 NaOH, देखो ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है सर? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्लियर है? तो भाई कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं वो चीजें हम यहाँ पर एकदम क्लियर लिख लेनी है। ये कैसे होगा सर? हमारी प्रैक्टिस से। कैसे होगा? हमारी प्रैक्टिस से। और भाई प्रैक्टिस आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि भाई आप भी महक की तरह स्टेट रैंक 1 लाना चाहते होंगे या आदर्श की तरह भाई स्टेट रैंक 2 लाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते होंगे। उसी तरीके से भाई जिस तरीके से 2024 में शुभम ने किया था, या 2024 में क्रैश कोर्स का बच्चा ये हमारा अनुज, जो कि अपने देखिए भाई अपने पिताजी के साथ हमारे स्टूडियो पे आकर सम्मान लिया और इसने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। तो भाई आप भी ये काम कर सकते हो, जिसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। भाई इनकी तरह ये जो 90-95 प्लस लेके आए हैं, इनकी तरह बनना है आपको। इस बार आपकी बारी है, जिसके लिए शुभम क्लासेस ये भाई जो क्रैश कोर्स लेके आया हुआ है, जिसमें आपका अभी से एग्जाम तक की सारी तैयारी वो भी एकदम 0 लेवल से कराई जा रही है, मात्र 999 रुपए में। कितने में? मात्र 999 रुपए में। जिसके लिए आपको क्या करना है बेटा? प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। पेमेंट करके 7084817009 पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे, बैच से आपको जोड़ दिया जाएगा। या फिर आपको कोई भी समस्या है तो 24/7 बैच से जुड़ने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके आप बैच से जुड़ सकते हो। ठीक है, और भाई अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आपको बताया गया 14 को भाई आपकी बुक लॉन्चिंग भी है, साथ ही साथ टॉपर्स के साथ मीटिंग भी है लाइव में,
और मैंने आपको बताया कि भाई जो बनारस के बच्चे हैं अगर वो चाहें तो यहाँ पर आके मिल सकते हैं, जिसके लिए बस उन्हें क्या करना होगा कि आप बनारस में कहाँ रहते हो, ठीक है, अपना पता, अपना नंबर। भाई शुभम क्लासेस का जो ऑफिशियल नंबर है 7084817009, इस ऑफिशियल नंबर पर आप उसको भेजोगे, बात करोगे, आपको चीज़ें एकदम बता दी जाएंगी। आपको पहले व्हाट्सअप कर देना है, यहाँ से खुद आपके पास कॉल जाएगा कि भाई कहाँ से आना है बेटा, कैसे आना है, कैसे जाओगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, आप क्या डाउट है आपका, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है, सामने टॉपर्स के साथ बैठ के। क्लियर? चलिए, बाकी भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आज की क्लास में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उस डाउट को जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस करें तो वहां पे मैं आपके उस डाउट को पूरी तरीके से एकदम क्लियर कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।